नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते मदाभोग घनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे रत्नैकल्पितमानसं हिमजलैः स्नानं च देव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयाते पशुपते रत्कल्पितं गृहताम् सौवर्णे नवरत्नखण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। बृहदारण्यक उपनिषद में एक आख्यान आता है कि इंद्र और विरोचन दोनों लोग गए थे प्रजापति से ज्ञान लेने। वहां पर संस्कृत व्याकरण के लिए कई वर्षों तक तपस्या की और जानने का प्रयास किया कि संस्कृत व्याकरण है क्या। बताते हैं इंद्र को भी 10,000 वर्ष लग गए थे, तब भी वो मात्र 2,000 सूत्र सीख पाए थे। अब उसी को ऐन्द्र व्याकरण बोलते हैं। उसी व्याकरण की जो परंपरा थी आगे चल के 2 भागों में विभाजित हुई और महर्षि पाणिनि ने उसे अपने सूत्रों में संजोया, जो लगभग 4,000 सूत्र थे। बताते हैं पाणिनि के व्याकरण के सूत्रों का अगर कोई पाठ भी कर लेता है तो वह 10,000 ग्रंथों के बराबर होता है। ऐसे में अगर पढ़ने को मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। इसी परंपरा में आगे चलते हुए संस्कृत आप सभी लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी द्वारा ये पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। नूतन प्रतिदिन नया नया मिल रहा है और आज की जो कक्षा है वो हमारे छोटे भाई आनंद श्रीवास्तव जी लेंगे। और आज का विषय जो है वो संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है परासन्निकर्षा संहिता, इसी पे आधारित है। आज हम लोग संधि का टॉपिक पढ़ेंगे। आनंद जी संस्कृत व्याकरण के अच्छे जानकार हैं। उनकी एक पुस्तक भी शायद टीजीटी या टीईटी के लिए एक आती है पुस्तक, लेखन में भी अच्छा है और एक योग्य व्यक्तित्व है और सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। उनके अनुभवों का लाभ लीजिए। अब तो वो सरकारी सेवा में आ चुके हैं। आइए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आइए चलते हैं आनंद जी के पास। आनंद जी। जी बड़े भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे आदरणीय गुरु जी आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी का मैं फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे इस मंच के माध्यम से आप लोगों तक उपस्थित किया और आप लोगों से कनेक्ट होने का अवसर मिला। इसके साथ ही साथ हम अपने बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके बाद इस आभासी पटल के माध्यम से जुड़े हुए जितने भी संस्कृतानुरागी हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं, जो आप लोग मुझे 1 घंटे के लिए समय देते हैं और मुझे 1 घंटे के लिए सुनते हैं।
देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होता, किंतु अगर वो प्रयास करता रहे तो कहते नहीं है, हिंदी में भी कहावत है, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अगर हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अगर हम एक धारा से लगे हुए रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। सेम वही कंडीशन हमारे संस्कृत व्याकरण में आती है। संस्कृत व्याकरण एक ऐसा विषय है, बृहदता में तो है ही, लेकिन अगर हम निरंतर इसमें कुछ ना कुछ इसको समझते जाएं, सीखते जाएं, तो अवश्य ही हम, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की हो, इंग्लिश में भी बोला जाता है ना, ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। तो ग्रामर है, व्याकरण शास्त्र है, किसी भी भाषा को अगर हमें सीखना है, समझना है, तो व्याकरण सर्वोपरि रखी जाती है। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख भी कहा गया है, व्याकरणम मुखम स्मृतम। अच्छा, अगर किसी का चेहरा ही, मुख ही नहीं अच्छा है, तो पहले ही इमेज, जब व्यक्ति का चेहरा ही नहीं अच्छा है तो क्या है, पहले से ही हम गलत धारणा बना लेते। अगर व्याकरण हमने सीखी तो व्याकरण को मुख क्यों बोला गया, ना कुछ तो रीजन रहा होगा। तो व्याकरणम मुखम स्मृतम, और जितने भी षट वेदांग हैं उनमें व्याकरण को सर्वोपरि रखा गया। तो मेरा मानना है कि चलो, बहुत अच्छा कार्यक्रम है हमारे सर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसमें मुझे ये मौका मिला आप लोगों के समक्ष आने का, जिसका मैं सभी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, कल तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी, प्रत्यय पढ़ लिए। सबसे पहले हम लोगों ने महेश्वर सूत्र, वर्णमाला, इनके बाद हम लोगों ने शब्द रूप देखे, धातु रूप देखे, शब्द रूप धातु रूप के बाद हम लोगों ने प्रत्यय देखा। मानते हैं कि हमने सामान्य जानकारी दी, उसके बाद आप लोग भी देखिएगा, इसके बाद और भी कार्यशालाएं चलेंगी जिसमें हम लोग डीप से पढ़ेंगे। हम लोग सामान्य जानकारी के लिए जुड़े हैं, जो संस्कृतेतर छात्र भी हैं, संस्कृत से इतर भी हैं, उनको भी चीजें समझ में आए, वो चीज समझें, उससे प्रभावित। तो आइए हम लोग पीपीटी के थ्रू शुरुआत करते हैं। बता दीजिएगा कोई एक व्यक्ति, अगर ये शेयर हो जाए। विजुअल है। अब शो हुई ना ये वाली पीपीटी, दिख रही है साहब? हाँ महोदय। ओके, तो आज का हमारा प्रकरण है संधि। क्या प्रकरण है? संधि। संधि शब्द पे अगर हम लोग चर्चा करें, तो कल जैसे कि हम लोगों ने प्रत्यय पढ़ा, ऐसे ही जो संधि शब्द है वो भी किसी न किसी प्रकृति और प्रत्यय से मिलके बना है। संधि शब्द जो है वो हमारा जो प्रत्यय है, उपसर्ग है, कुछ इन चीजों से मिलके बना है। तो यहां पर सम उपसर्ग लगा हुआ है, और इसके बाद धा प्रत्यय, धा आपकी धातु है, धा का मतलब क्या हुआ? धारण करना, और की प्रत्यय लगा हुआ। धातु को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस साइन से प्रेजेंट कर देते। तो ये हमारी धातु हो गई, ये हमारा प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। और क्योंकि प्रत्ययापरस्य धातु के बाद लगाया जाता है, प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? धातु के बाद होता है। कल ही हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। तो ये हमारी धातु हो गई। अब आप ये लोग बता सकते हो कि ये कैसा है, जो ये हमारा है ये कैसा है? तो ये हमारा कैसा बनेगा? कृदंत बनेगा। जो संधि शब्द है वो कैसा है? कृदंत शब्द। इतनी बात समझ में आ गई? सम उपसर्ग लगा है। अच्छा, अब संधि शब्द का अर्थ क्या है? तो संधि शब्द का जो सामान्य सा अर्थ हम लोग जानते हैं, पढ़ने को मिलता है, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या योग, मेल करना या योग करना। तो अब यहां पर जो संधि होगी, तो अब योग या मेल करना, तो किसका मेल करना, किसका योग करना? तीन प्रकार की विधियां हैं संस्कृत व्याकरण में, वर्ण विधि, पद विधि और वाक्य विधि। कहीं नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। वर्ण विधि, पद विधि और वाक्य विधि। जहां वर्णों का मेल हो रहा होता है, वर्णों का एकीकरण हो रहा होता है, वर्णों का योग करते हैं, वहां हमारा संधि होता है। वहां पर क्या होती है? संधि होती है।
इसी के आगे जब हम द्वितीय विधि में चलेंगे, पद विधि में चलेंगे, तो वो हम समास में पहुंच जाते हैं, जो कि कल की क्लास है समास, उसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि दो पदों को जोड़ के कैसे उनको एक कर दिया गया। अनेक पदानाम एक पदीनाम भवनम समासा, समसनम समासा, संक्षिप्तीकरण, ऐसे करके जो वर्ण होते हैं, तो दो वर्णों का जो मेल होता है, तो इसके लिए परिभाषा बताई गई। हाँ, तीसरी विधि बची आपकी वाक्य विधि। तो वाक्य विधि में होता क्या है कि वाक्यों को जब हम मर्ज कर देते हैं, वाक्यों को एक साथ लिख दिया जाता है, वाक्यों का संक्षिप्तीकरण कर देते हैं, वहां पर हमारा क्या हो जाता है, कारक, वहां पर कारक की भूमिका होती है। तीन चीजें हो गई। अब यहां पर हम संधि की चर्चा कर रहे हैं, तो संधि के टॉपिक पे फिर से पुनः वापस आते हैं। संधि की परिभाषा बताई गई, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। देखिए, विसर्गांत है, आप समझ सकते हो, पुल्लिंग शब्द। संधि शब्द की व्याख्या आए या संधि शब्द के बारे में कोई पूछे कि संधि कैसा शब्द है, तो आप क्या बताएंगे, पुल्लिंग शब्द। विसर्गांत है, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि, अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। अब यहां पर दो चर्चाएं हम लोग करेंगे, विकार रहित और विकार सहित। विकार सहित का अर्थ यह हुआ कि जब दो वर्ण मिलेंगे तो आपस में कुछ ना कुछ विकार करेंगे। क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उनमें विकार उत्पन्न होगा। जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे यहां पर हम लोग लिखें, यहां पर हम लोग अगर लिखें विद्या, सिंपल सा उदाहरण ले लो, विद्या धन आलय। अब देखो, यहां का जो दीर्घ स्वर है और यहां का दीर्घ स्वर है, तो इन दोनों में कोई एक विकार उत्पन्न हुआ और बचा क्या, एक आशेष बचा। दोनों तो नहीं बचे ना, कुछ विकार उत्पन्न हो गया। तो ऐसे जो विकार सहित अब इनका जो मिलान हुआ, वो हमारा क्या बनाएगा, संधि कर देगा इनकी। आपका वर्ड शब्द बन जाएगा विद्यालय। तो वही चीज है, विकृति का मतलब है वर्णन, वर्ण परिवर्तन, या ना नहीं है, वर्ण परिवर्तन। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहां पर दो वर्णों का मेल हुआ, उससे विकार उत्पन्न हुआ, उस विकार को हमने क्या बोला, संधि बोला। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे, प्रति धन उपकार, प्रति में उपकार का योग किया गया, प्रति में उपकार का योग किया गया, और ये दोनों पद हैं। प्रति हमारा उपसर्ग है, उपकार शब्द है। इन दोनों से हमने जब इससे अंत स्वर देखा तो ई बचा था और इसका ऊ बचा। यहां पर दोनों वर्णों का क्या हो गया, विकार, इन दोनों के मेल से एक विकार उत्पन्न हुआ, जो कि हम यण संधि में पढ़ेंगे। अब कौन सी संधि है, क्या है, ये हम आगे चर्चा कर रहे हैं, अभी करेंगे। तो जो विकार उत्पन्न हुआ, तो बताया गया कि ई का या हो जाता है, इका स्थाने यण से आता, इक के स्थान पर यण या हो गया। ऊ की मात्रा जो है ऊ था, वो हमने यहां लगा दिया। तो यहां पर हमारे पास प्रत्ययु का उपकार बन गया प्रत्युपकार, विसर्गांत है तो प्रत्युपकार। तो यहां पर हमारे कहने का मतलब ये था, समझाने का मतलब ये था कि जहां पर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, वहीं पे संधि होती है, वो संधि कहलाती है। अच्छा, इस प्रकार यहां जो वर्ण परिवर्तन हुआ, जो विकार हुआ, वो हमारा क्या है, संधि है। आगे की स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब देखिए, संधि के लिए एक प्रमुख तत्व की आवश्यकता है, एक जिसे हम बोलते हैं संहिता। संहिता का भी अर्थ यही होता है, संक्षिप्त, पास लाना। ठीक, इसके लिए परिभाषा क्या महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र में इसके लिए क्या परिभाषा दी, परा सन्निकर्षा संहिता। वर्णों का अत्यंत समीप आ जाना क्या कहलाता है, अत्यंत सन्निकर्ष हो जाना संहिता होती है, उसकी संहिता संज्ञा हो जाती है। अब एक नियम ये आता है कि किसकी किसकी संधि होगी और किसकी किसकी संहिता नहीं होगी। संहिता का अर्थ आप आसानी से लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो, ज्यादा डिटेल में ना जाएं, तो संहिता और संधि एक ही शब्द है।
परासन्निकर्ष, इसमें वर्णों का सन्निकर्ष हो जाना, अत्यधिक सन्निकट आ जाना, और उस पे जो विकार हो गया वो हमारा संधि कहलाए। उसके लिए सन्निकर्ष, सन्निकटता आवश्यक है। अब उसके लिए 3 चीजें बताई गई। व्याकरण शास्त्र में संहिता के लिए एक नियम प्रसिद्ध है, ये देखिए आप लोग इसको देख सकते हैं। संहितैक पदे नित्या, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। सबसे पहले हम इसका वर्णन करेंगे। संहितई पदे नित्या, अर्थात संहिता जो संधि है वो एक पद में नित्य होती है। वर्णों का जो आपस में सन्निकटता है वो एक पद में जरूर से जरूर होगी, नित्य होगी, मतलब आवश्यक है, अवश्य होगी। जैसे नए धन अका। अब यहां पर देखिए जो ये पद है, एक ये पद है, 2 पद है ना हमारे पास, यहां देख लेते हैं। नए धन अका, यहां पर 2 पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये। तो एक पद में तो नित्य होगी ही होगी। यहां पर क्या हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो अय है ये आय में बदल जाएगा। हम आगे इसकी प्रक्रिया पढ़ेंगे कि किस प्रकार का भेद है, क्यों हो गया आय। तो जब ये अय है, अय के बाद अगर हमारा ये स्वर आ रहा है तो आय हो गया, और इसके बाद अका। अब हमने इनको क्या कर दिया, मिला दिया। तो देखिए ना हलंत था, आ की मात्रा मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ना, फिर या में आ की मात्रा जोड़ दोगे, या, फिर का। एक पद में तो नित्य हो गई ना। इसी प्रकार कहते हैं नित्या धातु उपसर्गयो, धातु उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य होगी। उपसर्ग और धातु में संज्ञा नित्य होगी कैसे, यहां पर एक चीज आप लोगों को बताएंगे बहुत अच्छी। अगर धातु के साथ या उपसर्ग किसी धातु के साथ लगा है तो वहां संहिता हम अवश्य करेंगे, क्योंकि ये नियम कहता है। नियम क्या कहता है, नित्या धातु उपसर्गयो, किसके लिए, कि संहिता होगी, नित्या धातु उपसर्गयो। तो धातु के पूर्व अगर उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा पूर्व में ही आएगा, प्रत्ययापरस्य, और ये जो उपसर्ग है वो पूर्व में आएंगे। तो धातु उपसर्ग, जो धातु के पूर्व अगर उपसर्ग लगा है तो उसमें हम संहिता नित्य करेंगे। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, कोई भी शब्द है, जैसे नि, इसी से देख लीजिए, नि आवश्यक। अब यहां पर हम नि अवसत इसको नहीं लिखेंगे, केवल एक पद में इसकी संहिता अवश्य करेंगे। तो यहां पर भी ई और आ, ये मिलके आपका या हो जाएगा, ये नाहलंतिक रहेगा, वशत, तो आपका बन जाएगा न्यवशत। 2 चीजें हो गई। संगीतैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो। अब कह रहे हैं नित्या समासे, तो समासिक पद की जब बात करें तो उसमें भी संहिता क्या होगी, अनिवार्य होगी, या संहिता अवश्य होगी। बिना संहिता के वो फिर समासिक पद नहीं बनेगा। जैसे देवस्य आलया, देवालया। तो ऐसे करके कृष्णस्य अस्त्रम, कृष्णास्त्रम। यहां पर देखिए, इसकी पहले हमने संगीतैक पदे नित्या, इसका वर्णन कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा करी नित्या धातु उपसर्गयोग। सबसे पहले हमने संगीतैक पदे नित्या को समझ लिया। नित्या धातु उपसर्गयोग, धातु उपसर्ग के बीच में आ रहे हैं दोनों चीजें, धातु और उपसर्ग के साथ आ रहा तो भी संगीता नित्य होगी। इसके बाद नित्या समासे, समास में भी संगीता नित्य होगी। तो ये तो हो गए कि आपको करना ही करना है इसमें संगीता, 3 चीजें। अब क्या कहते हैं कि वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। केवल इसका अर्थ समझिए, वाक्ये तु, वाक्य में सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ, संहिता के लिए। कौन, संहिता। संहिता में कह रहे हैं विवक्षाम अपेक्षते। अब इसमें विवक्षा लग जाती है। अब इसमें आप कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो। तात्पर्य ये हुआ कि ये विवक्षा पे है, ये आपकी इच्छा पे है। आप चाहें तो संहिता करें
और चाहें तो संगीता ना करें। यहां तक बात समझ में आई? अगर आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं वाक्य में, लेकिन कहां पे? वाक्य में। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, ये थोड़ा समझने वाली चीज है बेसिक से, बाकी तो हम लोग अभी भेद पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो अब देखिए यहां पर क्या है, वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षिते। वाक्य में संहिता क्या है? विवक्षा। अब देखिए, वाक्य में संहिता या संधि, विवक्षा का तात्पर्य यह है कि आपकी इच्छा पर निर्भर है, आपकी इच्छा पर निर्भर है, या आप संधि करें या तो ना करें, आप फ्री हैं उसके लिए। जैसे रामः गच्छति वनम, आपके पास एक वाक्य लिखा है, रामः गच्छति वनम, ठीक है, राम वन को जाते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि आप चाहो तो विसर्ग संधि आगे कर सकते हो। देखिए, आप ऐसे लिख सकते हो, रामो गच्छति वनम, ठीक, यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। तो रामो गच्छति वनम, रामो गच्छति वनम, सॉरी, तो यहां पर आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, दोनों चीजें हो गई। एक आपको उदाहरण और दिया जाएगा, अत्र कहा अस्ति, यहीं पे समझ लेते हैं। अत्र क्या लिखा है? अत्र कहा अस्ति, ठीक। तो अब यहां पर देखो, अत्र को अस्ति ऐसे भी हम बना सकते हैं, और अत्र कहा अस्ति। कुल मिला के हमारा कहने का तात्पर्य यह था कि तीन चीजों में आपको संहिता करनी है, और वाक्य में आपको संहिता आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप चाहें तो करें और चाहें तो ना करें। अब इसके आगे चलते हैं। अब संधि के बाद चर्चा करते हैं संधि विच्छेद। कभी अगर हमें संधि युक्त वर्ण, अगर उनको अलग अलग समझना है, उनको अलग अलग करके उसके अर्थ को निकालना है, तो उसके लिए हमें विच्छेद की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, संधि का विच्छेद करना पड़ेगा। संधि का अर्थ हो गया मिलना, और विच्छेद का मतलब हो गया अलग करना। विच्छेद का तात्पर्य क्या हो गया? अलग करना। जैसे अन्वयः का संधि विच्छेद अनु धन अया, ये होगा। वागार्थाविव का संधि विच्छेद वागर्थौ इव। तो ऐसे करके वागार्थाविव लिखा है, तो हमें उसका विच्छेद भी तो पता होना चाहिए कि ये किन किन दो शब्दों से, दो पदों से मिलके बना है। अब देखिए, संधि के हम लोग प्रकार की चर्चा करते हैं। संधि के प्रकार, तो संधि के प्रकार, संधि की बात करें तो संधि बेसिकली तीन प्रकार की है, मुख्य रूप से तीन प्रकार की है। एक तो स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और फिर कौन सी है? विसर्ग संधि, ठीक। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वरों को अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है, इस वजह से इसको अच संधि भी कह सकते हैं, इसको हल संधि भी कह सकते हैं। अच संधि ही स्वर संधि है, और हल संधि ही आपकी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि विसर्ग संधि है। तो यहां पर दो चीजें आ गई कि आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोगों को सबसे प्रमुख ये पता चल गया कि तीन प्रकार की संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच्छा, अब स्वर संधि की चर्चा करें तो देखिए, स्वर संधि में होता क्या है, जो दो पद होंगे, जैसे हमारे पास ऐसे करके दो पद होंगे, कोई भी दो पद है, तो इस पद का जो अंत वर्ण होगा वो भी स्वर होगा, और इस पद का अंत प्रारंभिक पद जो होगा, प्रथम पद होगा, वो भी स्वर होगा। मतलब ये भी स्वर होगा और ये भी स्वर होगा। अब यहां से एक चीज स्पष्ट हो गई कि जब स्वर वर्णों का, जब स्वर वर्ण आपस में वर्ण विकार उत्पन्न करें, या स्वर वर्ण आपस में संहिता करके वर्ण विकार उत्पन्न करें, तो वहां पर किस प्रकार की संधि होगी, या वहां पर जो भी प्रकार की संधि होगी, वहां पर जिस भी प्रकार का वर्ण परिवर्तन होगा, वो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। वही चीज आगे लिखी हुई है, जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं।
संक्षेप में स्वर के स्थान पर होने वाले आदेश को ही स्वर संधि कहेंगे। स्वर के स्थान पर जिसका भी आदेश हो जाए, पता चला ई की जगह या हो गया, ऊ की जगह वा हो गया, तो जो भी आदेश हुआ वो सब हमारे स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। अर्थात स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल स्वर संधि। जैसा हमने यहाँ पर आपको बताया कि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ जो मेल है वही हमारा क्या है, स्वर संधि। अब यहां पर जब इसके आगे की चर्चा करेंगे तो व्यंजन वर्ण का जब स्वर वर्ण के साथ मेल होगा तो वो हमारा व्यंजन संधि कहलाएगी। व्यंजन का व्यंजन के साथ हो, व्यंजन का स्वर के साथ हो, तो वो हमारी व्यंजन संधि कहलाएगी। अगर जब कभी भी व्यंजन आ गया और विसर्ग का जब स्वर व्यंजन के साथ संयोग हो तो वहां पर हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। देखिए, स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही सभी स्वर आते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है जो हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी। आगे चलते हैं। देखिए, स्वर संधि के भेद वही बता दिया गया, संधि के भेद। तो संधि के भेद आपको बताए गए कि संधि 3 प्रकार की है। ठीक, संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, अब देखिए स्वर संधि में होगा क्या, स्वरस्य स्थाने आदेशः स्वर संधि। स्वर के स्थान पर जो आदेश हो जाता है वही स्वर संधि। जैसे अनुएषणम, यहां पर देखिए, अब समझिएगा, जो बेसिक से बच्चे सीख रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे अनुधन एषणम, यहां पर अ नु, तो ना में हमने ऊ की मात्रा लगाई, ऐसे लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। एषणम, अब देखिए जो ऊ है और ए है, तो अब यहां पर क्या होगा, अत्र उकारस्य स्थाने आदेशा। अब उकार के स्थान पर एक आदेश आएगा और आदेश में क्या होगा कि ऊ के स्थान पर हुआ कर दिया जाए। तो अब आप ऊ के स्थान पर हुआ कर दीजिए। हमने हुआ कर दिया, ए की मात्रा ऐसे ही रखी, एषणम। अब इसको मिला देंगे। देखिए, हलंत ना है, आधा ना बना दीजिए। वहां में जब स्वर लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब हमारे पास ये प्रक्रिया हो गई, तो ये शब्द बन गया। तो यहाँ पर ऐसे स्वर संधि में जितने भी भेद हैं स्वरों में, तो वहां पर आदेश आ जाएगा, आदेश हो जाएगा और कोई अन्य स्वर आ जाएगा या उसी स्वर का कोई वर्ण विकार हो जाएगा। ये यण संधि है ना सर? हाँ, ये तो यण संधि है जी। हाँ, इको यणच, इका स्थाने यण से आता। तो अभी जब हम उसके भेद पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा कि व्यंजनस्य स्थाने, व्यंजन के स्थान पर, क्योंकि वहां पर भी 2 पद होंगे, तो यहां पर व्यंजन होगा, यहां आपका स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो व्यंजनस्य स्थाने आदेशः लोपः व्यंजनम व्यंजन निमित्तिकः आगमः। यहां पर 3 चीजें हो सकती हैं। आदेश भी हो सकता है, वर्णों का लोप भी हो सकता है, वर्णों का लोप भी हो सकता है, और व्यंजन निमित्तिकः आगमः, और आगम भी हो सकता है। ठीक, आगम में क्या होता है, आगम कैसा होता है, संस्कृत व्याकरण के जो छात्र हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा। आगम कैसा होता है, मित्रवत होता है, मित्रवत आगम, है ना। आगम में क्या होता है कि अगर 2 व्यक्ति, जैसे कभी हम लोग गए और किसी के पास यहाँ मान लो 2 कुर्सियां पड़ी हैं और 2 कुर्सियों में कोई बैठा है, तो आदेश जो आएगा, सपोज करिए यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं, मान लो, समझने के लिए बनाए दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर आदेश है तो आदेश में क्या होगा कि एक व्यक्ति को हटना पड़ेगा, चाहे ये हटे चाहे ये हटे, और आदेश वहां पर बैठ जाएगा। लेकिन आगम कैसा होगा, आगम मित्रवत होता है, मित्रवत आगमा। तो वो क्या करेगा, आगम कर दे, आगम जो होगा तो उसमें जो भी वर्ण या विकार होगा वो क्या करेगा, इन दोनों को बना रहने देगा, अपना कहीं बीच में एडजस्ट हो जाएगा। 3 विधियां हैं, बीच में भी एडजस्ट हो सकता है, आगे को एडजस्ट हो सकता है और अंत में भी एडजस्ट हो सकता है। तो अब वो किस प्रक्रिया के अंतर्गत कहाँ बैठेगा ये उस पर डिपेंड करता है। तो
जो आपका आगम होता है वो मित्रवत होता है। अगर मित्र भी हैं दो तो यही हो जाता है कि चलो भैया यहीं बगल में बैठ जाओ, बोल देते हैं ना, और बीच में ही बैठ जाओ, आओ के नहीं यहीं आ जाओ, तो इसका निमित्त ये हो जाएगा। अब देखो इसके उदाहरण से समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे जगत धन ईस, तो यहां पर क्या हुआ, जगत धन ईस, ता का हमारा क्या हो गया, दा हो गया, जगत धन ईस। यहां पर समझ लेते हैं, जगत धन ईस, ईशा बोल सकते हो, जगत धन ईशा। अब यहां जो ये तकार है ये चेंज हुआ दकार में, और ईशा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको नियम बताए जाएंगे, कौन सी संधि हुई ये सब आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी केवल एक बेसिक समझिए कि व्यंजन संधि के अंतर्गत ये आया, और आदेश किसका हुआ, तो तकार की जगह किसका आदेश हो गया, ता की जगह दा आ गया, ता का काम ही खत्म हो गया, ता को हटा दिया गया, चलो भैया कुर्सी से हटिए हम बैठेंगे, दा आ गए। अब जगत, जैसे ही हमने इसको वर्ण मेल करके लिखा तो हमने लिख दिया जगदीशा, जगदीशा बन गया हमारा। तो यहां पर ये जो आदेश शब्द था, आदेशः, इसकी व्याख्या हुई कि व्यंजन के स्थान पर आदेश आया। अब देखिए एक लोप का उदाहरण देख लेते हैं, लोपः, ठीक, लोप का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए आपका इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट इसको रेस कर दे तो यहाँ बताना आसान रहेगा। वैसे हमारी समझ से थोड़ा इसमें लिख के बता रहे हैं तो हो सकता है कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ पहले से कुछ ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे क्लास थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब देखिए यहां पर हम लोग चर्चा करें कि लोप में क्या होगा, तो देखिए उभाव, उभाव अपि, अगर उभाव और अपि लिखा है, उभाव अपि, संधि करनी है, हमने प्लस का साइन बना दिया, इन दो पदों में हमें संधि करनी है। ये व्यंजनांत है, अर्थात व्यंजन के बाद स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नहीं स्वर ही हो। अब यहां पर स्वर हुआ, स्वर के बाद होगा क्या कि उभाव अपि, तो यहां बन जाएगा उभा अपि। तो देखिए यहां पर वकार का लोप ही हो गया, वकार को हटा ही दिया गया, ना तो किसी का आगम हुआ, आगम होता तो जैसे तकार को हटा दिया गया था उसके स्थान पर दकार आ गया, दा आ गया था ता को हटा के, लेकिन यहां पर वा को हटा दिया गया, अदर्शनम लोपा, उसका लोप कर दिया गया, अर्थात पद में वो है लेकिन अब हमें वो दिखेगा नहीं, लोप लुक, लुक कर दिया गया, अब वो नहीं दिखेगा। और इंग्लिश में लुक माने क्या होता है, इंग्लिश में लुक माने क्या होता है, देखना। हाँ, लेकिन संस्कृत में अलग है, ठीक, लुक कर दिया गया अर्थात है तो, लेकिन उसको हमें नहीं देखना, नहीं दिखेगा, ठीक, व्याकरण शास्त्र ये कहता है, लोप कर दिया गया, लुक हो गया। अच्छा, सर तो लोप और लुक में कोई अंतर है? हाँ, लोप और लुक, लोप और लुक ये प्रश्न अच्छा सा है, देखो हम बता देते हैं। लोप और लुक, देखिए जहां पर लोप होता है, अदर्शनम लोपा, अदर्शनम लोपा, इसका सूत्र है कि अब उसको वो हमें नहीं दिखेगा, अब हमें वो ना दिखे, किंतु उसका जो आगे उसके निमित्त मात्र सूत्र आएंगे, उसके निमित्त मात्र कोई नियम आएगा, तो उस पर उसका प्रयोग होगा, कैसे, क्योंकि वो था वहां पर। लेकिन लुक करने का तात्पर्य ये हुआ कि अब उसको हमें काउंट ही नहीं करना है, अब हमें उसको लेना ही नहीं है, अब उसका लुक कर दिया गया। जैसे कभी होता है, सपोज करिए हम यहां से उदाहरण आपको दे दें, जैसे सानच, सानच प्रत्यय है, अब सानच प्रत्यय में क्या होगा, चाकी हलंतम से संज्ञा हो जाएगी, जो शाह है इसकी लशक को तद्धिते से हो जाएगी, तो ये प्रत्यय कैसा हुआ, देखो अदर्शनम लोपा से इसका लोप हो जाएगा, अदर्शनम लोपा से इसका भी लोप कर देंगे, बचेगा बेटा केवल आन। अब लेकिन ये प्रत्यय शित है, कैसा है,
प्रत्यय शित है। चित क्यों है। शित है? अब हम कैसे समझे? अगर हमने इसको लुक कर दिया होता तो फिर हम उसको निमित्त मान के ना चलते। तो यहां पर उसको हम ध्यान में रखेंगे कि नहीं, ये शकार का भी इसमें तालव्य शाह जो है उसका भी क्या हुआ है, इत संज्ञा हुई है। और लुक करने से फिर उसके निमित्त हम अन्य कोई नियम या उसका सूत्र प्रयोग में नहीं आए। ये एक मेजर सा इसका अंतर है। सर तो आगे। लोपः के लिए ही सर ये सूत्र बना है ना कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, हाँ इसी के लिए ये सर लोप लोप का जो बता रहे हैं आप। हाँ, तो लोप कर दिया गया। अब इसके निमित्त ये जो है लोप और लुक में अंतर बता रहे थे ना, हमने लोप और लुक जी में जी अंतर। जी जी तो प्रश्न तो आपका ये था ना कि लोप और लुक, अब उसके लिए कौन जी सा जी नियम बना, वो तो अलग का विषय है। लेकिन जी जी लोप और लुक का जो बेसिक सा एक इसका डिफरेंस था वो ये। जी अच्छा, सर। आगे चले। अब जी सर। जी सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? थोड़ा हम पानी पी लें। बिल्कुल सर। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं विसर्ग संधि की। दो संधियां हो गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तीसरी संधि हमारी आती है विसर्ग संधि। यहां पर अच्छा, व्यंजन लोप कर दिया, आगम एक बार देख लेते हैं। पचन अस्ति, एक ये चीज रही जा रही थी, पचन अस्ति। तो देखिए, समझ लो, बढ़िया है, अच्छा लगेगा। संधि तो ऐसा है कि बिल्कुल ये तो सभी के लिए जरूरी है। देखो, जो इसमें हिंदी वाले छात्र भी जुड़े हैं ना, जो संस्कृत से इतर छात्र हैं, हिंदी में भी बहुत अच्छे से काम आएंगी ये चीजें। और अगर कोई कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा वाली चीजें होंगी कि संधि और ये सारी चीजें तो पूछ ही लेता है। तो देखो, पचन अस्ति। अब यहां पर क्या होगा कि जो कहते हैं कि आगम, तो आगम होगा, तो आगम यहां पर नुम का आगम होके ना बचेगा। और ये एक हमारे पास पचन था ही, इसने देखो इस ना को, नकार को हटाया नहीं। बोले भाई आप भी बैठे रहो और हम बीच में आए जा रहे हैं, पचन अस्ति। तो अब हम इसको दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा पचन्नस्ति। ये शब्द बन गया। यहां पर हुआ क्या, अत्र व्यंजनम निमित्तकः आगम, व्यंजन के निमित्त आगम आ गया। और तीनों चीजें आपको उदाहरण स्वरूप दे दिए गए। एक तो आपको आदेश भी बता दिया गया, लोप भी हुआ और आगम भी। स्वर में, स्वर संधि में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ आदेश। आगे चलते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की चर्चा करें तो विसर्ग संधि में हम पाते हैं कि विसर्गस्य स्थाने, विसर्गस्य स्थाने आदेशः लोपस्य विसर्ग संधि। यहां पर आदेश आएगा या तो लोप होगा, दो चीजें, आदेश या तो लोप। जैसे बालः तत्र, तो यहां पर आदेश आ गया। आदेश ने क्या कहा कि विसर्ग से कि आप हटिए और हम सकार को बीच में भेजते हैं, तो बालस तत्र बन गया। यहां पर हुआ क्या, अत्र विसर्गस्य स्थाने आदेश। किसके स्थान पर आदेश हुआ है, विसर्ग के स्थान पर आदेश हुआ। तो ये तो आदेश का एक उदाहरण हो गया आपका, विसर्गस्य स्थाने आदेशाच, विसर्ग के स्थान पर आदेश हो गया। और लोपश्च, और लोप भी। तो लोप का उदाहरण एक बार देख लेते हैं, वृक्षाः अत्र। अब यहां पर वृक्षाः अत्र, तो हमने यहां पर क्या किया, विसर्गों का लोप कर दिया, लोप कर दिया। तो बचा क्या हमारे पास, वृक्षा अत्र, अत्र विसर्गस्य लोपः। तो ये प्रक्रियाएं हुई, तीन प्रकार की संधियां हुई और तीनों का थोड़ा बेसिक सी चीज हम लोग जाने। अब हम लोग सबसे पहली जो हम लोगों ने संधि देखी, स्वर संधि, उसके विषय में आगे चलते हैं। संधि विभाग, स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं,
तो ये आपके 8 भेद बताए गए। स्वर संधि के कितने भेद? 8 भेद। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, केवल दीर्घ संधि भी बोल सकते हो आप, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ठीक, 3 प्रकार की 8 प्रकार के भेद आप लोगों ने सबसे पहले 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया, फिर इसके बाद जो स्वर संधि है उसको 8 प्रकार से बताया गया। यण संधि के बाद आती है अयादि संधि। आप कैसे भी सीरियल से पढ़ सकते हो, जैसे आपको उचित लगे। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सबसे पहले यण संधि का उदाहरण दिया गया, यण संधि के बाद अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उसी हिसाब से हमने इसमें लिख दिया। बाकी आपको जो सुविधा लगे बताई सारी जाएंगी आपके सुविधा के अनुसार। 8 प्रकार की संधियां अभी हम पहले वाली संधि स्वर संधि के भेद में पढ़ेंगे। स्वर संधि में आते हैं, ऐसे ही व्यंजन संधि में देख लेते हैं। व्यंजन संधि में ये संधियों के कुछ नाम हैं, और ऐसे ही विसर्ग संधि में अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग यण संधि में आते हैं। देखिए, यण संधि की जब चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि इसका जो सूत्र है वो क्या है? इको यणच। क्या सूत्र है? इको यणच। तो अब इस सूत्र को हम लोग समझ लें एक बार। अब बेसिक से ऐसे समझो, इक यण अच, ऐसे करके कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, इतना तो याद दिख ही रहा होगा। इक समझ में आ रहा होगा, यण समझ में आ रहा होगा, और अगर विच्छेद करें तो अच समझ में आ रहा होगा। अच, तो इक, यण और अच, अर्थात हुआ क्या कि इक का यण हो जाएगा कब? जब इक के बाद कोई अच हो, लेकिन अच हो, सवर्ण अच ना हो। ठीक, कैसा अच ना हो? सवर्ण अच ना हो। क्योंकि अगर सवर्ण अच होगा तो फिर वो आपका चला जाएगा, किसमें चला जाएगा? दीर्घ संधि में चला जाएगा। अका सवर्णे दीर्घा, सूत्र हमारा वहां पर ये कहेगा कि अक जो है अच, अक के बाद अगर अक आ रहे हैं तो दीर्घ हो जाएंगे, कुछ अन्य उसकी भेदों में चले जाएंगे। यहां पर आपको इतना याद रखना है, इक, यण और अच। अब देखो यहां पर एक बार देख लेते हैं, जो इक प्रत्याहार था उसके अंतर्गत ई, उ, री, आ, ई, उड़, रा हलंतिक था, इत्संज्ञक था, हम उसको नहीं लेंगे। तो ई, उ, इसके बाद री, और फिर री, और जो क लेंगे हलंतिक वो तो लेंगे नहीं, तो उसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो जो इक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या हमारे सूत्र कितने वर्ण आ गए? इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने सूत्र कितने वर्ण आ गए आपके? 4 वर्ण आ गए। तो वैसे ही बताया गया यण प्रत्याहार के अंतर्गत आपके भी 4 वर्ण होंगे। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से 4 होंगे, कोई बता दीजिए एक बार। देखिए, यारा लावा, हाँ, लेकिन उसको हम महेश्वर सूत्र, महेश्वर वर्णमाला के अकॉर्डिंग बताएंगे ना, शिव सूत्रों के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो क्या आ जाएगा? ह, या, हाँ, या, व, र, ट, तो है व र ट, टा भी हटा देंगे, फिर ल, ड़। तो यहां पर ये 4 वर्ण आ गए। तो इका स्थाने यण स्यात्, इक के स्थान पर यण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक के स्थान पर कौन सा क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई असमान स्वर है तब देखिए, जैसे ई के बाद या दीर्घ ई के बाद कोई असवर्ण स्वर आ जाएगा तो यह आदेश हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग चर्चा करें ऐसे ही, तो देखिए ई के बाद उ, ऐसे लिख लेते हैं। चलो एक बार समझने के लिए 5 सेकंड का समय दीजिए हमें, ऐसे लिख लेते हैं। हाँ, ई, उ, री और री, यण हो जाता है य, व, र और ल। अब देखिए, जब कोई असमान स्वर आए साथ में तब
तब ई का या आदेश हो जाएगा। तो अब आप लोग समझ सकते हो ना, आदेश हो जाएगा तो ई के स्थान पर आदेश होगा, तो ई हट के या बन जाएगा। ऊ हट जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, वह आ जाएगा। री हट जाएगा, रा आ जाएगा। री हट जाएगा और क्या आ जाएगा, ला आ जाएगा। अब इसके देख लो आप, उदाहरण देख लीजिए। जैसे प्रतिधन एकम, क्या हुआ, प्रतिधन एकम। तो यहां पर ऐसे समझ लो, प्रतिधन एकम। तो चलो, यहां पर ई है और यहां पर ए है, बाकी आप ऐसे इसको ऐसे लिख दो, प्रत ई ए कम। अब यहां देखिए, जो ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, ई या दीर्घ ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। तो यहां पर ई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसके स्थान पर हमने लिख दिया, या लिख दिया। अब ये या में ऐसे हलंतिक रहेगा, ए की मात्रा चढ़ा दो, ए को हटा दो भाई साहब, यहां से ए की मात्रा चढ़ा दो। ये ता हलंतिक था तो इसको ऐसे बना दो। अब ये आपका एक शब्द बन गया, प्रत्येक। ऐसे ही हम ऊ का उदाहरण ले लेते हैं, ह्रस्व ऊ के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मनुधन अंतरम, मनु अंतरम। तो अब ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा, तो मनवंतरम हो जाएगा। इसको बता दें लिख के, या समझ गए आप लोग। ऐसे देखिए, री के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा। यहाँ पर एक समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, जैसे पितृ और इच्छा। पितृ इच्छा। तो देखिए, यहां पर री है, ऐसे करके री हमने इससे अलग कर दिया, इच्छा। अब री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, यहां पर बता दें, थोड़ा आगे चला गया। हाँ, तो यहां पर री है और इच्छा। अब देखिए, री के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा, रा आदेश हो जाएगा ना। अब देखिए, ये जो ई है ये भी जुड़ जाएगा, तो ता रा और ई। जब हम ता रा और या आ जोड़ते हैं तो क्या बना देता है, ता बना देता है। लेकिन ता रा और ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ता रा और ई जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, त्रि बन जाएगा। त्रि भाई, ता और रा यही तो मिलके बन जाते हैं, ता और जो ता और रा है यही तो त्रा बन जाता है ना जी। त्रा। तो ऐसे ही त्रि बन गया। तो अब देखिए, यहां पर आप पितृच्छा, क्या होगा, पितृच्छा। ये एक शब्द आपका निर्मित हो गया। क्या बन गया आपका, पितृच्छा बन गया। ठीक। अब देखिए, री के स्थान पर ला आदेश हो जाएगा, या व रा ला उसी सीरियल से आदेश हो जाएगा। जैसे ये आपका हो गया घसरी और आदेशः। तो यहां पर री की जगह क्या हो गया, ला आदेश हो जाएगा, तो ला देशः, तो घसलादेशः। इस प्रकार से आपका ये यण संधि का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। आगे चले हम लोग। अब आती है अयादि संधि। कौन सी संधि आती है, अयादि संधि। अयादि संधि का सूत्र है, देखिए, एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। देखिए, हम इसको विच्छेद करके एक बार लिख देते हैं। इसी को हम अयवायावादेश संधि भी बोलते हैं, अयवायावादेश संधि। क्यों, क्योंकि इसमें किसका आदेश प्राप्त होता है, तो अय अव आय आओ, इनका आदेश प्राप्त होता है। इस वजह से ये संधि कहलाई। संधि का नाम क्या बोल दिया गया, अयवायावादेश संधि। सूत्र है एचो अयवायावः। अर्थात देखो, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं,
एच प्रत्याहार, अब यहाँ पर प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ रही है तो प्रत्याहार बताए जा रहे हैं। प्रत्याहार एच प्रत्याहार में आपका ए ओ आई औ, 4 बनना आएंगे। चारों हमारे ये आ गए स्वर, संयुक्त स्वर जिनको हम लोग बोलते हैं, वो चारों संयुक्त स्वर यहाँ पर रख दिए गए। ए ऐ, ए ओ ऐ औ, ए ओंग ऐ औच, दो प्रत्याहार, जो दो हमारे सूत्र हैं उनको रख दिया गया। अब इनके बाद अगर कोई असमान स्वर आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, ए को ऐ आदेश हो जाएगा, ओ को क्या आदेश हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा, ऐ को क्या आदेश हो जाएगा, आओ आए आदेश हो आए। जाएगा, और औ को आओ आदेश हो जाएगा। देखो ये भी ऐ से तो ये छोटा है ना ए, तो ऐ कर दिया गया। अब इसके बाद ऐ तो आए हो गया, इसको दीर्घ कर दिया गया। ओ मतलब कुछ को रिलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओ को औ आदेश हो गया तो औ को आओ आदेश हो गया। ये चार चीजें, इसमें चार आदेश प्राप्त होंगे। किसके स्थान पर, तो एच के स्थान पर, एच के स्थान पर ये आदेश प्राप्त हो जाएंगे, एच के स्थान पर ये आदेश प्राप्त हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। आगे चले इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, अयवायावादेश संधे उदाहरणानि। अब जो ये अयादि संधि, इसको आप बोल सकते हो समझने के लिए। अयादि संधि के उदाहरण आपके ए स्थाने अय आदेशा, ए के स्थान पर क्या आदेश प्राप्त होगा, अय। देखिए, कटे उपवेशनम, तो देखिए अब यहां पर बनाते हैं हम लोग, कटे उपवेशनम। यहां पर सबको अलग अलग कर लिया जाए, कट फिर ए की मात्रा रहेगी, उपवेशनम। अब देखिए कह रहे हैं ए को क्या आदेश हो जाएगा, अयवायावादेश संधे में ए के स्थान, ए स्थाने अय आदेश, ए के स्थान पर अय आदेश कर दीजिए। तो ए है यहाँ पे, इसके बाद समान स्वर आ रहा है तो ए को आप आदेश कर दीजिए अय, अय आदेश हमने कर दिया। इसके बाद डिक्टो वैसे ही हम लिख देंगे उपवेशनम, और यहां पर कट। अब देखना, अब ये देखो, का तो हम वैसे ही लिख देंगे। अब टकार में अकार अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कट, या में उ जोड़ देंगे, कट यू वेशनम, उसको वैसे ही लिख देंगे, कट युपवेशनम, कट युपवेशनम, ये बन गया। ऐसे ही आप ये देखेंगे, ए स्थान ऐ स्थाने आए, जैसे तस्मई एतत्, तो तस्मई एतत् तो क्या हो जाएगा, ऐ के स्थान पर आपका आय आदेश हो जाएगा और तस्माय एतत् हो जाएगा। ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा, गुरो उत्साह, गुरुवुत्साह। इनको जब आप बनाओगे, एक हम लोग बना लेते हैं, अच्छे उदाहरण इसमें दिए गए हैं। अरे एक आपको सिंपल सा उदाहरण दे देते हैं, क्योंकि जो संस्कृत से इतर छात्र हैं हो सकता है उनको ये गुरुवुत्साह और थोड़ा कुछ जरा सा टफ लगे, बाकी वैसे टफ लगना नहीं चाहिए, जटिल है नहीं। देखिए ये आप देखो, ओ धन अन, या अना कर दो, संस्कृत में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर पवर्ग, पा को अलग कर लीजिए, पावर्ण को, मात्रा क्या निकली, ओ अन, अना। अब ओ को क्या आदेश हो जाएगा, यहां से देखेंगे, ओ को ओ स्थाने अब आदेश, ओ के स्थान पर आपको कुछ नहीं करना है, अब लिख देना है, अना कर दीजिए, पा कर दीजिए। अब आप इसको मिला दीजिए, पा में
हस्व आ मिलाएंगे तो ये पूर्ण पा बन जाएगा। इसके बाद पवन। वा में आ मिलाओगे तो वा बन जाएगा, हलंत नहीं लिखना। फिर पवन। ऐसे ही पौ पौ धन अका, यहां पर देखो औ की जगह आपको आव कर देना है। अब तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, पा के साथ आव बोल दीजिए, पाव, और ये आ वा में जुड़ जाएगा तो पाव का। औ स्थाने आव आदेशा शायद, तो नरौ उदारौ नरा उदारौ, ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल्स इसके आप लोगों को यहाँ पढ़ने को मिल जाएंगे। किताबों में काफी सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग देखिएगा, बनाने का प्रयास करिएगा। मेरा मानना है कि जब तक आप विच्छेद नहीं करेंगे, जब विच्छेद करना सीख जाएंगे और विच्छेद से इसको मिला के पढ़ना सीख जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे, तो संधि प्रकरण आपको ज्यादा जटिल लगेगा ही नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। अवयवादेश संदेह उदाहरणानि विकल्प, कुछ इसमें विकल्प के रूप में भी बनते हैं, कुछ विकल्प के रूप में बनते हैं। जब हम थोड़ा और डीप में जाते हैं इसको समझने, अयादि संधि और डीप में थोड़ा जाएंगे। लोपा साकल्य से, साकल्य मुनि का ये नियम कहता है क्या, कि कुछ विकल्प के रूप में भी बनेंगे। ए स्थाने अय आदेशा अनंतरम विकल्पेन यकारस्य लोपा, विकल्प में क्या हो जाएगा, यकार का लोप भी हो जाएगा। ये साकल्य मत है महर्षि। साकल्य का मत ये है कि आप किसमें, अवयवादेश संधि में, मतलब अयादि संधि में, वहां पर क्या बताया उन्होंने कि अनंतरम अनंतरम विकल्पेन यकारस्य, आप विकल्प से कर सकते हैं। विकल्प का मतलब वही आप विवक्षा, आप अपनी इच्छा पे हैं, आप इसको कर सकते हैं, मतलब आप स्वतंत्र है इसके लिए, विकल्प से आप बना सकते हो। जैसे कटे उपवेशनम, हमने कट उपवेशनम बोला, अब लोपा साकल्य के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कट उपवेशनम, कट उपवेशनम भी कर सकते हैं। यकार का क्या हो जाएगा, लोप कर दिया जाएगा, उसमें संधि नहीं करी जाएगी। कट उपवेशनम इतना ही लिख दिया जाएगा। ए स्थाने अय आदेश होगा और अनंतरम विकल्पेन यकारस्य लोपा। तो कुछ, अब ये जब ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तब जाएंगे कि लोपा साकल्य से सूत्र, लेकिन अगर हम केवल सामान्य चर्चा की बात करें तो अभी साकल्य सूत्र पढ़ने का, साकल्य मुनि का जो मत है वो जानकारी ना भी हो तो कोई बात नहीं, कोई उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन हमें इतना पता चलना चाहिए कि कहाँ से कैसे क्या शब्दों का निर्माण हो जाएगा, कैसे कैसे वर्ण विकार होंगे और क्या उनमें संधि होगी, कैसे संहिता हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब आती है तीसरी संधि। पहले हमने यण संधि पढ़ी, अयादि संधि पढ़ी, अब गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि का सूत्र होता है, गुण संधि के लिए सूत्र बताया गया आद गुणा। क्या सूत्र बताया गया, आद गुणा। वृत्ति इसके लिए आई अवर्णात अचि परे पूर्व प्रयोग रेको गुणा आदेशास्यात्। अब देखो पहले यहां समझ लीजिए कि गुण संज्ञा किन किन वर्णों की महर्षि पाणिनि ने की। भगवान पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र में गुण संज्ञा किसकी किसकी की, क्योंकि सभी को हम गुण नहीं बोलेंगे, सभी वर्णों को गुण नहीं बोला गया। तो गुण संज्ञक जो वर्ण है तो वो कौन कौन से हैं, अदेंग गुणा जो सूत्र है वो बताता है अत एंग गुणा, अर्थात अत और एंग की गुण संज्ञा हो जाएगी। तो अत में आप आ लिखोगे, एंग में ए ओ। अतः ये जो तीन वर्ण हैं इनकी गुण संज्ञा हो गई। अब कहते हैं अवर्णात, अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। ठीक, अवर्ण से, अवर्ण का मतलब हो गया आवर्ण, मतलब ह्रस्व आ या दीर्घ। यहाँ पर अवर्ण का मतलब ये नहीं कि कोई भी वर्ण नहीं, अवर्ण का मतलब जो आ है होता है ना स्टार्टिंग वाला आ, तो वो ह्रस्व आ या दीर्घ आ, उनके अनंतर कोई दूसरा स्वर हो तो उस पर क्या हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। और वो कैसा स्वर हो, अच परे हो। अब देखिए अच में कौन कौन से स्वर आ जाएंगे, अच में तो सभी आ जाएंगे, है ना, ये स्वर हो। अब देखिए यहां पर जैसे आ या दीर्घ आ, इनके बाद अगर ई या दीर्घ ई हो तो ए हो जाएगा। इसके बाद जैसे नर
नर धन इंद्रा। नर किन्नर। अब देखिए नर धन इंद्रा, यहां पर ह्रस्व आ है और यहां पर ई है, तो आ और ई क्या हो गया, यहां पर गुण आदेश हो जाए नरेंद्र। पूर्व और पर के स्थान पर। देखिए यहां पर ये बात बताई गई है कि किसके किसके स्थान पर होगा, तो एक मिनट, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, ठीक, दोनों के स्थान पर आदेश हो जाएगा और यहां पर हमारा शब्द बन जाएगा नरेंद्र। करके आप देख लीजिएगा, ये देखिए नर आ और ई दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, बचेगा केवल हमारे पास ये रा में ए की मात्रा जोड़ दीजिए, नरेंद्र। ऐसे करके आपका जैसे ये सूत्र ये दिए भी हैं उदाहरण, अत्र इदम, तो आपका क्या बन गया, त्रा में आ की मात्रा ई, ए बन गया, अत्र इदम बन गया। केन उपदिष्टा, केनोपदिष्टा, आ के बाद उ आ रहा है तो ओ हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु तो ग्रीष्म ऋतु बन जाएगा। ये चीजें आपकी बन जाएंगी गुण संधि में। गुण संधि में जहां आपको ए, ओ, अर और अल, जैसे बसंत ऋतु बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। ऐसे करके वर्णों का विकार हो जाएगा और गुण संधि बन जाएगा। अच्छा, ऐसे करके देखते हैं हम लोग। गुण संधि के बाद आती है वृद्धि संधि। सबके अलग अलग नियम है, केवल नियम थोड़े ध्यान रखने हैं कि किसके उसमें क्या आदेश हो जाता है। बहुत अच्छी चीज इसमें ये है कि ये पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण आदेश करा देता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ पक्षपात कर रहा हो, ये दोनों को हटा देता है, बोला हटो दोनों लोग, दोनों स्वर हट जाओ, हम आ जाएंगे, और ये स्वतः अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि समय भी जवाब दे रहा है और प्रकरण ऐसा है कि इसके लिए 5-10 मिनट भी नहीं लिए जा सकते कि नहीं 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे। हमारी ऐसी सामर्थ्य तो फिलहाल नहीं है कि संपूर्ण संधि को हम करें, लेकिन प्रयास हम अपना पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और इसको डिटेल करने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समझने के लिए, इतना शांति बनाए रखने के लिए। बाकी सभी का स्वागत है जी। हरिओम। आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ और मैं समझता हूँ कि सबकी समझ में संधियाँ आई होंगी। आनंद जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोगों ने बहुत मनोयोग से पढ़ा। और निवेदन एक ये है कि आप लोग कैमरा बंद करके न रखा करें, कैमरा ओपन रखें, तो उससे पढ़ाने वाले का ये पता चलता है कि हाँ सामने वाला पढ़ रहा है। जब मेरी कक्षा हो तो कोई भी कैमरा ऑफ ना हो। जी सर। और आज संचालन सुकृति जी ने नहीं बल्कि डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी ने किया है, तो बहुत अच्छा संचालन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी को। और इतनी अच्छी कक्षा लेने के लिए, इतना ज्ञानार्जन कराने के लिए आनंद श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जितने भी प्रतिभाग कर रहे हैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और देवांशिका द्विवेदी को मंगलाचरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी प्रकार से आप मनोयोग के साथ कक्षाएं अटेंड करते रहें तो निश्चित रूप से आपकी समझ में संस्कृत भाषा आने लगेगी। और अब शांत पाठ के लिए अनुराग जी से निवेदन है कि वो सर। बहुत ही सुंदर कक्षा रही आनंद जी की और बड़ी आनंददायक रही, यही कहा जा सकता है। उपनिषदों में 3 प्रकार के आनंद कहे गए हैं, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद और परमानंद।
तो परमानंद की प्राप्ति तब होती है जब आप अपने ज्ञान को ईश्वर से जोड़ने लगते हैं। एक चौपाई है, मत कीरत गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। आपको मति मतलब सोचने की क्षमता, कीरति मतलब कीर्ति आपको प्रसिद्ध जो मिली है, भूति मतलब है आपको विभूति, और भलाई करने का एक जो गुण है ये आपको कहीं से भी मिला है। तो इसका मतलब है कि सत्संग का प्रभाव है। मुझे लग रहा है कि मति हमारे श्रोताओं को प्राप्त हो रही है। आप सभी जो श्रोता आगे चल के कहीं जाएंगे तो आपको कीर्ति प्राप्त होगी। और विभूति हमारे गुरु जी है,